हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर अचीवर्स। हम स्टार्ट कर रहे हैं आज 5th लेक्चर बैक्टीरियोलॉजी सीरीज़ में। तो अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं, तो हम लोग एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है। हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं बैक्टीरियोलॉजी का, बैक्टीरिया का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर चुके हैं, साइज और शेप देख चुके हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर में हम फ्लैजिला, पिलाई, कैप्सूल, सेल वॉल कंप्लीट कर चुके हैं। इसके साथ साथ हमने ग्राम स्टेनिंग के बारे में भी पढ़ा था और जो बैक्टीरिया है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा था, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव। आज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है जिसका नाम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बैक्टीरियोलॉजी में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, क्या होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसे कुछ ऐसे समझिए। भी मैंने आपको एक लेयर दिखाई थी, ठीक है। जब हमने इस बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की बात करी थी तो हमने एक इस तरीके की इमेज देखी थी। ये इमेज क्या है ना, जिसमें हमने बात करी थी कि ये जो स्ट्रक्चर है नॉर्मल बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वो कुछ इस तरीके से होता है ना। ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ये जो बाहर की लेयर है वो कैप्सूल होती है, कुछ बैक्टीरिया में होती है, कुछ में नहीं होती। जो आउटर लेयर होती है वो होती है सेल वॉल। ये सेल वॉल है, ये मेन लेयर होती है, ठीक है। फिर इसके बाद हमने बात करी थी बीच में साइटोप्लाज्म होता है। अब जो बाहर के एनवायरनमेंट और जो अंदर के एनवायरनमेंट इनको कनेक्ट करती है वो होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये होती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर होती है। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि जो बैक्टीरिया होता है उसके आउटर मोस्ट लेयर होती है सेल वॉल। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। अब जो ह्यूमंस होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टॉपिक अलग से भी पढ़ रखा है सेल साइटोलॉजी में, अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। यहाँ बैक्टीरिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो आपने स्ट्रक्चर देख लिया, इसको हम बायो मेम्ब्रेन, बायो का मतलब होता है लिविंग, इसको हम लिविंग मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। नॉर्मली जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये किससे मिलकर बनी होती है, तो ये लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। ये एक बाउंड्री की तरह एक्ट करती है सेल कंटेंट की। जैसे मैंने आपको बताया कि बाहर के और जो अंदर के सेल कंटेंट होता है उसके लिए बाउंड्री का काम करती है। वो जो भी चीज़ होती है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू अंदर बाहर करती है। नॉर्मली ये एक थिन, डेलिकेट, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमिएबल लिविंग बाउंड्री होती है। तो थिन मतलब पतली सी लेयर होती है, इलास्टिक होती है यानी कि अपने शेप को चेंज कर सकती है। सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या है, नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप अपने घर में रहते हैं तो अगर आपका घर गेट खुला है तो आप उन्हीं लोगों को अलाउ करते हैं जिनको आप जानते हैं, आप हर किसी को तो अलाउ नहीं करेंगे। उसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन भी सिर्फ सिलेक्टिव सामान को ही अंदर आने देती है, चाहे फूड हो, चाहे जो भी स्टफ़ है जो उसके मतलब का है, यानी कि जो भी सामान बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन के थ्रू जाएगा उसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा तभी वो जाएगा, अदरवाइज़ वो नहीं जाएगा। तो ये सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और एक लिविंग बाउंड्री होती है ना। क्यों, लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनती है। बायो मेम्ब्रेन भी इसे इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये लिविंग होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फंक्शन की। तो इम्पॉर्टेंट, जब भी आप कोई आंसर लिखें या जब भी आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं तो किसी भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात आए तो आपको डेफिनेशन के साथ साथ उसके फंक्शन, उसके स्ट्रक्चर, उसके यूज़ पता होने चाहिए, ठीक है। पहली बात करेंगे हम फंक्शंस। तो फंक्शंस क्या क्या है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, जैसे मैंने बताया आपको ये बाउंड्री की तरह एक्ट करती है। तो कंपार्टमेंटलाइजेशन यानी कि सेपरेट करती है ऑर्गेनेल्स को दूसरी चीज़ों से। नेक्स्ट बात करते हैं स्कैफोल्डिंग, यानी कि सेल को शेप देती है, ऑल्दो इलास्टिक होती है तब भी ये सेल को शेप देती है। एज अ बैरियर एक्ट करती है, यानी कि जो चीज़ें हैं उनको बाहर और अंदर, जो भी चीज़ें हैं उनको कुछ चीज़ों को अंदर आने देती है और जो भी एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है उनको बाहर जाने देती है। एज अ गेट कीपर एक्ट करती है, डू लेट समथिंग थ्रू बट नॉट अदर्स। कुछ ही चीज़ें हैं, बैरियर और गेट कीपर सेम एक ही काम करती हैं, कुछ ही चीज़ों को अंदर आने देती हैं। मॉनिटर करती हैं आउटसाइड सिग्नल को। अब इसका मतलब क्या है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे बैक्टीरिया की बॉडी हो, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। आपने अभी सुना होगा कि जो वायरस है
जो कोरोना वायरस है वो है ना, जो एडल्ट्स हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रंस। क्यों? क्योंकि उनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर उसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है जहाँ पे वायरस बाइंड करता है। उसी तरीके से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बैक्टीरिया की, वो मॉनिटर करती है आउटसाइड सिग्नल्स को। जो रिसेप्टर्स होते हैं मेम्ब्रेन पे वो सिग्नल देते हैं दूसरे जो भी प्रोटीन्स हैं इनसाइड द सेल, उनको ये सिग्नलिंग का काम करते हैं। नेक्स्ट, एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है, यानी कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो क्या क्या फंक्शन है? कंपार्टमेंटलाइजेशन, स्कैफोल्डिंग, एक्ट एज अ बैरियर एंड अ गेट कीपर, मॉनिटर करता है सिग्नल्स को, और एनर्जी ट्रांसडक्शन में हेल्प करता है। फिर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इतनी डेलिकेट मेम्ब्रेन है कि इसके ऊपर कई सारे जो लोग साइंटिस्ट थे उन लोगों ने रिसर्च करी। अब बहुत सारी रिसर्च हुई तो कुछ मॉडल्स निकल कर आए। हम बात सिंपल से एक ही मॉडल की करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन आया 10 मार्क्स में भी आपसे क्वेश्चन आया, आप सारे मॉडल्स के बारे में लिखेंगे तो आप प्रॉपर नहीं लिख पाएंगे, है ना। तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जब तक आप प्रॉपर ना लिख पाएँ। आपको नाम सबके लिखने हैं जिससे कि एग्जामिनर को पता होगा कि आपको उसके बारे में नॉलेज है। कौन कौन से मॉडल्स आए प्लाज्मा मेम्ब्रेन से रिलेटेड? तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल का नाम सुना होगा जिसे हम सैंडविच और ट्राइलैमिनर मॉडल कहते हैं। ये डेविसन और डैनियली ने 1935 में दिया था। फिर इसके बाद आया यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि रॉबर्टसन ने दिया था 1959 में। फिर आया फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि सिंगर और निकोलसन ने दिया था 1972 में। अब तक भी ये वाला जो मॉडल है ये वैलिड है और इसको हम लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। और इसके बारे में हम अब तो बहुत सारे जो 3D मॉडल्स हैं, जब से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई है तब से बहुत सारी चीज़ें आई हैं, लेकिन अभी भी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसे पहली बात किसने दिया था? सिंगर और निकोलसन ने 1972 में दिया था। इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने भी सैंडविच मॉडल को सपोर्ट करा, बट इन्होंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बताई। सैंडविच मॉडल ने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड की लेयर्स के बीच में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं। तो ऊपर लिपिड नीचे लिपिड बीच में प्रोटीन्स, यानी कि ऊपर ब्रेड नीचे ब्रेड बीच में आलू का जो वो होता है स्टफ टाइप का होता है वो होता है। इसीलिए डेविली ने इसको सैंडविच मॉडल कहा। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उन्होंने बताया कि ये क्या होता है, इसमें लिपिड बाइलेयर तो होती है। अब जो लिपिड बाइलेयर होती है उसमें उसका हेड होता है और टेल होती है। अब ये जो हेड होता है वो किसका बना होता है? ये फॉस्फोलिपिड का बना होता है। फॉस्फोलिपिड का बना होता है। ये जो टेल होती है ये ग्लिसरॉल की बनी होती है और ये सिलेक्टिवली परमेबल होती है। फ्लूइड यानी कि ये थोड़े इलास्टिक नेचर की होती है। तो ये सारी चीज़ें सिंगर और निकोलसन ने बताई। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है इसने क्या बताया कि जो स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये एज अ मोज़ेक ऑफ कंपोनेंट्स, मोज़ेक यानी कि जो जाली जाली होती है ना वो होता है। इसके अंदर फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब होते हैं जो कि मेम्ब्रेन को एक फ्लूइड करैक्टर देते हैं। ठीक है। अब जो प्रोपोर्शन होता है प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट का प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो वेरी करता है सेल टू सेल। जो कौन सी सेल कैसी है उसके हिसाब से वो अलग अलग होता है। अब आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो डार्क होता है, कुछ लोगों का लाइट होता है, कुछ लोगों का मीडियम होता है। तो वो सेल टू सेल चीज़ें डिफ़र करती हैं। उसी तरीके से जो कंपोनेंट, जो प्रोपोर्शन होता है इनका अलग अलग होता है। जैसे एग्जांपल लें तो जो माइलिन होता है ना, माइलिन कंटेन्स 18% प्रोटीन। जो माइलिन सेल्स होते हैं वो 18% प्रोटीन और 76% लिपिड कंटेन करते हैं। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन जो है उसके अंदर प्रोटीन 76% होता है और लिपिड 24% होता है। तो ये वेरी करता है सेल टू सेल। अब हम बात करते हैं आपको मॉडल बनाना कैसे है। जैसे अगर आप 3D शेप देखेंगे तो आपको इस टाइप का 3D शेप देखने को मिलेगा या फिर इस टाइप का, तो आपको ये बनाना नहीं होता है ना। मैं आपसे नोट्स के पर्सपेक्टिव में भी बात कर रही हूँ कि जब आप बनाएंगे तो आप सिंपल से इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएंगे और थोड़ा ब्यूटीफुल बनाना तो इजीली अच्छे से मार्क्स भी मिल जाएंगे। आपको बेसिक मतलब ये है कि ये तो हमने भी नहीं देखा,
ये आपने भी नहीं देखा। हम कैसे समझ सकते हैं चीज़ों को बेटर तरीके से? हमने बात करी कि फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, बीच में जो प्रोटीन्स होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल्स भी होते हैं, है ना। तो जो पॉलीसैकेराइड अटैच हो रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन से, ये सब आप चीज़ें लिख सकते हैं, बट आप सिंपल सा ऐसा मॉडल बनाएंगे तो सही लगेगा। अब मैंने बात करी थी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में उसने बताया कि जो फॉस्फोलिपिड होती है उसका हेड होता है इस तरीके से, ये हेड है ना। ये जो हेड है ये फॉस्फेट और ग्लिसरॉल का बना है, जबकि जो टेल है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बनी है। अब जो हेड होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है? हाइड्रोफिलिक मतलब होता है पानी से दोस्ती, है ना। ये वाटर के साथ रिएक्ट करके बॉन्डिंग करता है और साथ में मिलकर काम करता है, जबकि हाइड्रोफोबिक जिसकी वाटर से दुश्मनी होती है, ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता, ये पानी से रिएक्ट नहीं करता, ये पानी से दूर दूर रहता है। ऐसे एग्जांपल लें कि जब आप चीनी को पानी में डालेंगे तो वो पानी में घुल जाएगी, यानी कि उसका करेक्ट हाइड्रोफिलिक नेचर का है। अगर आप बात करें ऑयल, जब आप ऑयल को पानी के अंदर डालेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरता नज़र आएगा, लेकिन वो उसके साथ डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका कैरेक्टर हाइड्रोफोबिक है। इतना समझ में आया? थोड़ा बहुत तो आ ही गया होगा। अगर नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा, हमने बात करी बायो मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे राइबोसोम के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।